नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर हमें चर्चा करनी है। और चर्चा का तरीका क्या होगा, जिस कमेंट को ले लिया जाएगा उस कमेंट को लाइक और रिएक्ट कर दिया जाएगा ताकि आप समझ पाएं कि इस कमेंट पर चर्चा की जा चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सर हमें पता कैसे चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होना है, जानकारी कहाँ मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ईएसबी पर मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपके कमेंट को देखकर मैंने कुछ चयनित अभ्यर्थियों से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी चयनित हुए, उनसे चर्चा की थी। जैसे सहायक कृषि विकास विस्तार अधिकारी, शायद कृषि विकास विस्तार अधिकारी है। तो मैंने उस क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी से भी बात की, तो उसने कहा था कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी, ना कि ईएसबी की वेबसाइट पर। पहली चीज। दूसरी चीज, विभाग आपके लिए फोन कॉल के माध्यम से भी अप्रोच करेगा कि आइए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय को होना है। ठीक, तो ये तो बात हुई कि कैसे आपको जानकारी मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज को लेकर, उन्हें घबराहट होती है कि मुझे पता लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे जानकारी ही नहीं लग पाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और कुछ नकारात्मक उनके साथ हो। तो ऐसी स्थिति के लिए दोस्तों, आप जो आपकी ही पोस्ट पर चयनित हुए हैं अन्य अभ्यर्थी, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल के एक विकल्प प्रदान किया है जिसमें आप मैसेज करके एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैसेज कैसे करना है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस वीडियो के पहले, तो उसको मैंने पिन भी कर दिया है। आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, मैंने ऑप्शन चालू किया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा वहां, तो वहां से आपस में जानकारी को साझा कर सकते हैं। अब चलिए आपके कमेंट की चर्चा करते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, तो इस प्रकार से ही मुझे तरीका सही लगा कि डायरेक्टली कमेंट सेक्शन को ओपन करके ही वीडियो बनाया जाए। तो पहला कमेंट है, पोस्ट कोड 174 एनीबडी एल्स। यदि कोई हो 174 वाला तो इनसे जरूर अप्रोच करें। और यहाँ पर फिर अमित नामदेव जी के द्वारा सिलेक्शन की बधाई दी गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो बढ़िया, आप इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते रहें, आपके लिए वीडियोस लगातार बनाए जाएंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर सर मुझे डीवी के बारे में जानकारी चाहिए है। तो डीवी के बारे में मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आपके लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी, जहां तक मुझे अभी तक जानकारी लगी हुई है। जैसे कि जब मेरा जिला न्यायालय में सिलेक्शन हुआ था तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से आपके विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त होगी और बाकी साथियों के साथ आप जुड़ें जो आपके जैसे पद पर सिलेक्ट हुए हैं, ताकि एक दूसरे, किसी को भी कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो एक दूसरे से साझा हो सके। जुड़ने का तरीका मैंने आपको बताया है और आपके पास फोन कॉल भी आएगा। तो कृपया सभी विद्यार्थी इस बात को भी ध्यान रखें कि जो नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया हुआ था उस नंबर को आपको अब चालू रखना है। इसके अलावा पोस्ट कोड 141 की बात यहां पर की जा रही है, तो मेरा भी पोस्ट कोड 141 है और यहां पर मैंने इनके लिए कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करके बताया है। तो पोस्ट कोड 141। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग पोस्ट कोड की चर्चा आप टेलीग्राम सेक्शन में जरूर करें और फिर जिनका सेम पोस्ट कोड है उनसे आपस में कांटेक्ट बनाए रखें। फिर यहाँ पर जो हमारी एमपी जीके की और ये यूनिट 9 की सीरीज चल रही है उसको लेकर कहा है कि इनके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो बस इसी प्रकार से आपको लगातार मेहनत करनी है। सर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 3 जून को होना है, उससे रिलेटेड कुछ बताएं। तो मुझे जहां तक अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 3 जून को था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो बस जो भी कारण रहे, आपका एग्जाम आगे बढ़ गया। और वैसे भी एडमिट कार्ड 25 को आना था आपका, तो अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आ सका और फिर से एग्जाम की लिंक रिपॉइंट की गई थी। जिनको फिर से फॉर्म भरने मिले थे उनको भी थोड़ा बहुत तैयारी का समय देना होगा। तो ऐसा एमपीपीएससी ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से हमें परीक्षा स्थगित करनी पड़ रही है। तो जब भी अब अगला जब डेट आगे बढ़ेगी, जो भी डेट सुनिश्चित की जाएगी एमपीपीएससी के द्वारा, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल आपका एग्जाम अब पोस्टपोन हो चुका है। यहाँ पर बधाइयां दी जा रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
पोस्ट कोड 45 जबलपुर की बात चल रही दोस्तों, इनसे संपर्क करें। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहाँ भी रिप्लाई कर दें, तो जो भी पोस्ट कोड 45 वाले विद्यार्थी हैं या चयनित उम्मीदवार हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर बताएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा? दोस्तों संबंधित विभाग के ऊपर निर्भर करता है। पोस्ट कोड 27 वाले लर्निंग फैक्ट्स से संपर्क कर सकते हैं। सर जी आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो बस आप लगातार पढ़ाई करते रहें, हम तो प्रयास करते ही रहते हैं आपके लिए जैसे भी समय मिलता है। दोस्तों वैसे ये वीडियो बहुत पहले आ जाता, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद मुझे इस वीडियो को अपलोड करना था, लेकिन थकावट ज़्यादा थी, मैं हल्का सा लेटा और मेरी नींद लग गई, तो अभी सीधा मैं सो के उठाऊँ, तो आपको आवाज़ में भी थोड़ी भारी भारी सी दिख रही होगी कि यार सर आपकी आवाज़ तो अजीब सी हो गई है, और कुछ देर पहले कमेंट था कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वहीं पर कंट्राडिक्शन हो गया। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए फिर पोस्ट कोड 141 कोई है क्या? मैं भी हूँ और एक और विद्यार्थी या चयनित उम्मीदवार जिन्होंने ऊपर कमेंट किया वो भी हैं, तो आपको फिर एक साथ चर्चा में शामिल हो जाना है। और दोस्तों एक साथ चर्चा में शामिल क्यों होना है, कांटेक्ट क्यों कर लेना है आपस में, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो फिर बड़ी परेशानी होती है जब अकेले होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता नहीं चल रहा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ऐसा तो नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो हमें पता ही ना लगा हो, तो बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ती हैं। तो बेसभी चिंताएं ना बढ़े, इसलिए दो चार लोग अब एक बैटल ग्राउंड पर एकत्रित होकर एक किसी चीज के लिए अप्रोच करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बोलते हैं ना एकता में शक्ति है, तो वो वाली बात बीच में आती है। फिर यहां पर है सर मेरा स्टेनो टाइपिस्ट में मेरे बन आई है, बट मेरे पास स्टेनो नहीं है, अब कुछ हो सकता है क्या? सर मैंने फॉर्म फिल करते समय स्टेनो फिल कर दिया था। तो दोस्तों जब फॉर्म भरे जा रहे थे आपके, मैंने उस समय आपको कहा था कि जो आप भर देंगे, यदि आपका उस पद पर चयन हो गया और उसकी आप योग्यता नहीं रखते तो फिर आपको समस्या होने वाली है। तो अब आपको यहां पर ये प्रॉब्लम होगी। मुझे पहले भी इस प्रकार के कमेंट आए थे, इनका निराकरण मैंने तत्समय कर दिया था, मतलब उसी समय कर दिया था। फिर सर मेरी 172 और 186 वेटिंग है, क्लियर हो जाएगी क्या ईडब्ल्यूएस से? दोस्तों इतनी वेटिंग क्लियर होने का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इस बार वेटिंग जो सामान्यतः वेटिंग क्लियर होती है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होनी है, तो उम्मीद ना हारें। और फिर आगे भी एग्जाम्स आने हैं, लेकिन वेटिंग इस बार अच्छी खासी क्लियर होनी है। सर आपका नंबर मिलेगा क्या? दोस्तों टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहां पर अपनी चीजों को साझा कर सकते हैं। फिलहाल तो कमेंट सेक्शन भी उसमें ओपन किया गया है, तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यहां पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको बढ़िया तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों यूनिट फर्स्ट की क्लास भी प्रोवाइड कराएं सर। सर थोड़ा सा जितना समय सर के पास होता है सर प्रयास करते हैं अधिक से अधिक आपके लिए सुविधा प्रदान करने की। फिलहाल यूनिट 9 चल रही है दोस्तों। यूनिट जितनी भी एमपी से रिलेटेड है, तो 45 से 50 नंबर का एमपी जीके मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जाएगा। तो दोस्तों एमपी कंप्लीट कराया जा रहा है पर यूनिट 9 कंप्लीट कराई जा रही है, तो आप उनका लाभ लेवें। और जैसे ही यदि समय मिलता है यूनिट 1 के लिए प्रयास करने के हिसाब से, तो इसमें भी हम प्रयास कर ही लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा दोस्तों, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आपको कोई भी नहीं दे सकता, सब अपने अनुमान बता सकते हैं कि 10 से 15 दिन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपने काम में जोरों शोरों से लगी हुई है, तो सभी अनुमान के हिसाब से आपको बताएंगे। तो वही मैं कहता हूं कि आपको साइट पर पता चलेगा, अपना फोन नंबर जरूर चालू रखना है आपको। यहां पर फिर एक कमेंट है सर एडिट तो अच्छा कर लेते हैं सर जी, ये मैंने वीडियो अपलोड किया था, मेरा चयन हो गया, तो इसको आपको डिटेल में लिखना होगा, तब मैं इस चीज को समझ पाऊंगा। मैंने उसमें क्या एडिट, मैंने कुछ विशेष एडिट तो वैसे किया नहीं था, मैंने सिर्फ उसमें डेट ऑफ बर्थ को अपना छिपा दिया था, उसका कारण मैंने आपको उस वीडियो में ही बताया था। और बाकी फिर मैं इस क्वेश्चन को लिखने का परिप्रेक्ष्य नहीं समझा, विस्तार में लिखेंगे तो सारी चीजों पर बात हो सकेगी। बाकी मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, जो स्कोर कार्ड है ओरिजिनल है। फिर सर मेरे रिजल्ट में लिखा आ रहा है मेरिट वेटिंग नॉट अलॉटेड, इसका क्या मतलब है? तो आपके लिए ना तो मेरिट मिली है ना आपका वेटिंग में नाम है, इसका मतलब आपका चयन नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच। तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहें, बढ़िया बढ़िया, इसी से हमें मनोबल मिलता है। जैसे आपका कमेंट देखे मैंने, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आपने किए, तो अब इस वीडियो को बनाने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए दूसरी वीडियो भी बनाई जाए। यदि बढ़िया कमेंट नहीं मिलते तो मैं वीडियो जरूर बनाता, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं आती फिर उस चीज में ना। फिर डीवी जब भी हो आप सूचित करिएगा दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको सूचित करूंगा। मैंने ग्रुप भी बनाया है इसीलिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। यहाँ पर 1 वे कम्युनिकेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उसको 2 वे कर देते हैं, लेकिन
आपने सिंपलेक्स और ड्यूप्लेक्स मेथड सुनी होगी कम्युनिकेशन की, तो सिंपलेक्स वाला हो पाता है कि एक बार में एक ही कहता है। जैसे मैंने आपको वीडियो बनाया तो मैं बोल रहा हूं, फिर आपके कमेंट आए तो आप ही आपके कमेंट मुझे दिखाई दिए। तो इस प्रकार से सिंपलेक्स मेथड से कम्युनिकेशन होता है। लेकिन मैं इस प्रकार की वीडियो बना के टू वे कर देता हूं कि आपके कमेंट को पढ़ता जा रहा हूं, तुरंत मैं रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये भी सिंपलेक्स ही है, लेकिन ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट की चर्चा ज्यादा यहां नहीं करनी है क्योंकि समय भी कम है और कमेंट काफी सारे हैं। फिर दोस्तों ग्रुप 4 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई अपडेट दोस्तों जैसे ही होगा आपको बताएंगे, और साइट पे आपको चेक करते रहना है, अपना फोन नंबर चालू रखना है। सर 60 वेटिंग स्टेनो में एसटी की सीट क्लियर होगी क्या? चांस बन सकते हैं, आपको इंतजार करना होगा। वेटिंग तो खैर इस बार ज्यादा क्लियर होनी है। मैंने कहा सामान्य रूप से 3 से 4 गुना वेटिंग क्लियर होनी है। जितनी वेटिंग क्लियर होती उससे कई ज्यादा वेटिंग क्लियर होनी है, इस बात को याद रखें। अब आपका नंबर हो पाता उसमें या नहीं हो पाता यह समय बताएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसा आपसे कहा, पटवारी में 9000 बच्चे अपील हुए थे। पटवारी के एग्जाम में 6,500 पटवारी की पोस्टें थी और कुछ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पोस्टें थी। तो पटवारी में जितने बच्चे ग्रुप 4 में अपील हुए थे वो पटवारी में तो गए ही थे पेपर देने, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिन्होंने ग्रुप 4 का पेपर दिया भी नहीं होगा, पटवारी का पेपर दिया होगा, बहुत सारे बच्चों की सीपीसीटी उसमें होगी। या फिर यूं कहें ग्रुप 4 वाले सभी बच्चों ने पटवारी का पेपर दिया, इतना बस सुन लें आप। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ग्रुप 4 वाले पटवारी का पेपर देने गए होंगे, अलग अलग पोस्ट पर चयनित हुए होंगे, बहुत सारी पोस्ट ज्यादा ग्रेड पे की थी उसमें, तो उसमें सेलेक्ट भी हुए होंगे। जब सेलेक्ट हुए होंगे तो आपकी वेटिंग ज्यादा क्लियर होगी। ना सिर्फ पटवारी, कुछ बच्चे वर्ग 1 में भी होंगे, कुछ बच्चे ग्रुप 5 नर्सिंग स्टाफ में भी होंगे, कुछ बच्चे कृषि विकास विस्तार अधिकारी में भी होंगे। तो वो जब उन पोस्टों को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पोस्ट ज्वाइन करने के बहुत सारे आधार होते हैं दोस्तों, सैलरी भी एक आधार होती है, घर के पास आपको सिलेक्शन आपकी नियुक्ति हो ये भी एक आधार होता है। तो हो सकता है वर्ग 1 वाले बच्चे, कृषि विकास विस्तार वाले बच्चों को उनका गृह जिला मिल रहा हो, आसपास उनको पोस्टिंग मिल रही हो, तो वो ग्रुप 4 की दूसरी पोस्ट को भी छोड़ सकते हैं। तो इस आधार पर आपकी वेटिंग क्लियर होती है। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। फिर आबकारी विभाग पोस्ट कोड 26 वाले भाई यहां कमेंट कर दें ताकि आप लोग का एक सर्कल बन जाए। यहां पर कमेंट किया भी हो, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मतलब आप जब उस क्या बोलते हैं ग्रुप में ऐड होंगे तो वहां पर शायद आपके लिए नाम पर क्लिक करने से व्यक्ति के उसको पर्सनल मैसेज करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं यदि कोई करना चाहे तो, किसी भी प्रकार की उसको प्रॉब्लम ना हो तो। फिर सर पोस्ट कोड 26 पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है सर? डाउट है थोड़ा मेरे पास, 12th है प्लस डीसीए है। पोस्ट कोड 26 में पोस्ट कौन सी है? आबकारी विभाग की पोस्ट है। तो आबकारी विभाग में एक सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट थी और एक आईटी ऑपरेटर की पोस्ट थी। पोस्ट कोड 26 में कौन सी पोस्ट है, यदि मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताता। फिर सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल किसको मिला, इनको बताएं आप लोग। फिर मुझे सर 55 नंबर मिले ग्रुप 4 में, नॉर्मलाइजेशन में 53 कर दिए हैं और कोई भी मेरी या वेटिंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको और प्रयास करना है। मेरिट भी नहीं है, वेटिंग भी नहीं है, इसका मतलब आप कट ऑफ से बहुत दूर हैं। फिर सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। सर शॉपकीपर की क्वालिफिकेशन क्या है? आप जब इस प्रकार से प्रश्न पूछें तो कृपया यदि आपके पास नोटिफिकेशन हो तो नोटिफिकेशन में जो जो क्वालिफिकेशन लिखिए आप एज इट इज कमेंट में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी पद थे और सर को सारे पद की क्वालिफिकेशन याद हो यह थोड़ा सा बहुत कम संभावना वाला मानना होता है, ठीक है। फिर कितनी तक वेटिंग क्लियर हो सकती है, इसकी चर्चा हमने की हुई है। सर स्टेनोटाइपिस्ट वेटिंग कितनी क्लियर होगी दोस्तों, स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट कहा था और मैंने आपको वो भी कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था कि जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं जो इनको 13% होल्ड किया गया है, तो उनकी वेटिंग जितनी अभी है 87% में, तो उनके लिए 13% पद अभी और है। तो जिनका चयन 13% पे हुआ होगा तो उनको 87% में वेटिंग आ रही होगी, पहली चीज, और 13% की अलग से वेटिंग लिस्ट बननी है, दूसरी चीज। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, वो 13% पद या तो ओबीसी को मिलेंगे या जनरल को मिलेंगे, जिसके फेवर में भी माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आता है, तो वहां पर उनको फायदा मिल जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। सर मेरा आईटी ऑपरेटर से हुआ है। सर क्वालिफिकेशन पीजीडीसी और सीपीसीटी चलेगा ना सर, बताएं प्लीज।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे याद है, नोटिफिकेशन के समय की बात है इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां तक मुझे याद है वहां पर दो प्रकार के आईटी ऑपरेटर थे। एक तो आबकारी विभाग में था और दूसरा था वाणिज्य कर विभाग में। शायद यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे यहाँ पर करेक्ट करना। तो उस दोनों दोस्तों आईटी ऑपरेटर की पोस्ट में क्वालिफिकेशन अलग अलग थी। मैं उनको देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक में तो मैं योग्य उम्मीदवार हूं, दूसरे में योग्य नहीं दिख रहा था। एक क्वालिफिकेशन ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी। तो शायद आबकारी विभाग में जो आईटी ऑपरेटर था उसके लिए सीपीसीटी, डीसीए और ग्रेजुएशन चल जाता, लेकिन जो वाणिज्य कर विभाग में शायद आईटी ऑपरेटर की पोस्ट थी वहां पर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा था। एक बार मुझे फिर से उस नोटिफिकेशन को देखना होगा, लेकिन इतना पक्की बात है कि एक विभाग में जो सेम पद के लिए मैं योग्य था और दूसरे विभाग में मेरे पास योग्यता नहीं थी। तो शायद ऐसी कंडीशन आपके साथ भी होगी। अब योग्यता देख के आपको चीजें बताई जा सकती हैं। आप किसी वीडियो में अलग से फ्रेश कमेंट करके दोनों पदों की योग्यताएं लिख दें, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है इन्होंने, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सर मेरा स्टेनोटाइपिस्ट में हुआ है भोपाल में, सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी का इन्होंने पूछा है। दोस्तों डिपेंड करता है, सैलरी का मैंने एक वीडियो बहुत पहले भी बनाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ग्रेड पे पता रहेगा तो बेसिक पे के आधार पर आप खुद से अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। ना सिर्फ स्टेट में, मैंने तो आपको सेंट्रल में भी सैलरी कैलकुलेट करना बताया था कि आखिर भाई क्यों इतना फर्क रहता है। तो आपके ग्रेड पे के आधार पर, मान लो आपका 2800 ग्रेड पे है तो मध्य प्रदेश सरकार में 2800 ग्रेड पे में बेसिक होता है 28,700 और वर्तमान के हिसाब से आपको 42% डीए और मिलेगा। मतलब आप 28,700 में 1.42 का गुणा कर दे सीधा सीधा, तो आपकी सैलरी आ जाएगी। थोड़ा बहुत एचआरए मिलेगा, इतने से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। बाकी अलाउंसेस मध्य प्रदेश सरकार में सामान्यतः नहीं दिए जाते। फिर निवाड़ी 18 में और अमर क्या बोलते हैं आगर मालवा 2013 में बना था। तो ये तो मेरे प्रश्न का जवाब है। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और प्रश्न मैं क्यों पूछता हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। जिनको आंसर पता है उनका रिवीजन होगा, आंसर देते समय उनको कॉन्फिडेंस आएगा भाई मुझ पे तो आ रही हैं चीजें। और जिसको नहीं पता उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, जानने की इच्छा बढ़ जाएगी, तो उसका भी फायदा है ना। तो दोनों प्रकार से फायदे होते हैं जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं वीडियो के दरमियान। फिर सर मेरा सिलेक्शन CISF फायरमैन में हो गया है और पटवारी में वेटिंग लिस्ट है। मैं पटवारी का वेट करूंगा, फायरमैन को ज्वाइन कर लूं। दोस्तों वेट करने के लिए आपको नहीं सोचना है। पहले आपके लिए CISF फायरमैन या जिस भी विद्यार्थी का जिस पद पर चयन हुआ है, सबसे पहले तो आप उसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद जब आपकी वेटिंग क्लियर होगी तो फिर आप वहां से रिजाइन देके यहां आ जाएं। ये रिस्क नहीं लेना सर कि इसको वेटिंग का इंतजार कर लें। यदि वेटिंग नहीं होती तो आप उसको छोड़ देते, लेकिन वेटिंग है तो सबसे पहले CISF फायरमैन ही आपको ज्वाइन करनी है। फिर जैसे ही वेटिंग क्लियर होती है आपके लिए उसको छोड़ के यहां आ जाना है। फिर सर आपको कौन सा विभाग मिला है? तो मुझे गृह निर्माण एवं अधोसंरचना डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ठीक है। और दोस्तों 2800 ग्रेड पे की मेरी पोस्ट है जिसमें स्टेनो नहीं है। 2800 ग्रेड पे पर बिना स्टेनो के, उसमें क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन CPCT प्लस DCA या PGDCA या कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा जो सर्टिफाइड है। फिर सर जी आप पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस यूट्यूब पर 28 अप्रैल तक कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों पूरे सिलेबस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि मैं MP से रिलेटेड पूरा पोर्शन फिलहाल करा रहा हूं, जिसमें से 40 से 50, 45 से 50 प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों यूनिट 7 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चैनल पर देख सकते हैं, शायद 52 या 58 वीडियो के साथ बनी हुई है। ये 37 वीडियो हैं शायद दोस्तों, कुछ वीडियो बड़े बड़े थे लास्ट के। तो 37 वीडियो के साथ आपकी यूनिट 7 हो गई, साथ ही साथ यूनिट 9 चल ही रही है। तो लगभग 70 क्वेश्चन की तैयारी तो ये हो गई। साथ ही साथ जब उन 2023 का प्रीलिम्स आप देख रहे थे तो उसमें दोस्तों मैंने करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी। उस सीरीज को भी आप देख लें तो नवंबर 23 तक का आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और फिर यदि अभी कोई विकल्प बनता है तो करंट अफेयर अलग से करा देंगे। बची हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी चर्चा यदि कभी समय मिलता है तो उसके लिए भी आपके लिए प्रयास किया जाएगा। फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि सर 100% सिलेबस करा पाएंगे। सर जितना प्रयास कर सकते हैं अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेहनत लगातार करनी है दोस्तों आपको, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ताकि जब आप एग्जाम में एग्जाम देने जाएं तो मेरा मानना ऐसा है कि 6 ऐसा होना चाहिए, जो बॉल है बाउंड्री से इतने बाहर गिरनी चाहिए कि चेक करने के लिए कि 4 रन है या 6 है, चौवा है या छक्का है।
आपके लिए स्पाइडर कैमरे का उपयोग ना करना पड़े, दूर से ही समझ में आ जाए कि भाई बाउंड्री ये बहुत दूर जाकर गेंद गिरी है, मतलब 6 ही है। ऑडियंस दूर बैठा ऑडियंस बता दे भाई बाउंड्री की बहुत दूर गेंद मैक्सिमम है। तो ऐसी पढ़ाई करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है दोस्तों। जब आप बॉल को बहुत दूर गिराना चाहते हैं, आपका फोकस बॉल के प्रति, आपने कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड भी होनी चाहिए आपके हिट करने में बैट में कि बहुत दूर तक बॉल जाए, टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए, बैट का एंगल, मतलब आपको हर चीज का ध्यान रखना होता है बढ़िया नंबर प्राप्त करने के लिए। यदि आप लंबा छक्का मारना चाहते हैं कि आपको कट ऑफ बाउंड्री का, चौका छक्का है, चौका है, छक्का है, आपको वेट ना करना पड़े, कैमरे से ना चेक करना पड़े, अलग से ही समझ में आ जाएगी भाई सिलेक्शन होना ही है, मतलब बाउंड्री पार ही गई डायरेक्ट गेंद। उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फोकस भी चाहिए, जैसा कि क्रिकेटर को बॉल पर चाहिए पड़ता है, टाइमिंग बढ़िया चाहिए, बैट का एंगल बढ़िया चाहिए, प्रेशर सही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टाइमिंग सही है, सब अच्छा है, लेकिन आपने मतलब बैट घुमाने की टाइमिंग इतना धीरे किया कि भाई वहीं बीच में रुक गई बॉल, तो ये भी नहीं। सारी चीजों के संयोजन से ही बाउंड्री के लाइन की बहुत दूर गेंद गिरने वाली है, आपकी मार्क्स कट ऑफ लाइन से बहुत दूर आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। सर मेरा ऐसी पोस्ट पर मेरिट आया जिसकी क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है, दोस्तों यही गड़बड़ कर दिया। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था आपके लिए जब फॉर्म भरना शुरू हुए थे, फॉर्म भरने के दरमियान, कि आपको ऐसी किसी पोस्ट में प्रेफरेंस नहीं भर देनी है जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है। गलती से यदि आपको वो पोस्ट मिल गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। जिसकी क्वालिफिकेशन मेरे पास है उसमें 7, 6, 10, 9 ऐसी अलग अलग वेटिंग आ रही है। मैं वेटिंग के लिए एलिजिबल हूं कि भर्ती प्रक्रिया से बाहर हूं। मेरे 77 मार्क्स थे, प्लीज सर बताएं। अब यहाँ एक चीज है, वहां तो लिखा था कि आपका मेरिट पर सिलेक्शन हो गया तो फिर आप गए काम से, लेकिन यदि आपकी वेटिंग क्लियर होती है तो मुझे जहां तक समझ में आती हैं चीजें, वेटिंग किसकी बनती है। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने सारे पोस्ट भरे थे, इतने इतने पर मेरी वेटिंग है। मान लीजिए किसी को एक पद मिला, मैंने आपको बताया भी था। अब यहां पर मैं पेन चलाने का प्रयास करता हूं डिस्प्ले पर, एक सेकंड आप रुके, इस डाउट को बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां क्या समझना है कि आपके लिए मान लो आपने 10 पोस्ट थी, पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 पोस्ट कोड थे, किसी विद्यार्थी ने अलग अलग प्रेफरेंस भरी, गलती से उसका एक पोस्ट कोड उसने ऐसा भर दिया जिसकी योग्यता उसके पास नहीं थी। अब उस विद्यार्थी का ऐसे ही पोस्ट कोड पर सिलेक्शन हो गया, तो प्राथमिकता के हिसाब से उसको 5वें नंबर की पोस्ट मिली है, तो उसकी मेरिट उसके ऊपर वाले पदों पर आएगी। मतलब पोस्ट कोड में जब हम प्रेफरेंस भरते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम इन पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। तो जब आपके लिए आपकी पोस्ट कोड के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से एक पद मिल जाता, तो ये माना जाता है कि जो पद आपको मिला है वह आपका इच्छानुरूप प्राप्त होने वाला उस क्रमांक का पद है जितने आपके नंबर आए हैं, तो उसके नीचे के पद में आपकी वेटिंग नहीं आती। लेकिन जो आपके ऊपर के पद थे वहां पर आपकी वेटिंग आई है। तो ये हो सकता है कि आगे चल के मान लो आपकी वेटिंग क्लियर होती है, तो आप इस पद को, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें तो आपको सिलेक्शन मिलेगा भी नहीं, आपके पास योग्यता नहीं है, आप डीवी में बाहर हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि मान लो आपकी पोस्ट कोड 4 की या किसी भी पोस्ट कोड की जो आपने पहले भरे हुए थे उनकी वेटिंग क्लियर होती है, तो आपको शायद मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति का मौका मिले। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना था, मैंने अपने हिसाब से बताया है। हालांकि ईएसबी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है एक पद पर तो बाकी पद फिर आपके लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन वेटिंग जब ईएसबी दे रहा है तो मेरे हिसाब से जिस पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि आपका उस पर सिलेक्शन होता आप उस पद को ज्वाइन कर लेते, लेकिन दूसरे में आपकी वेटिंग क्लियर होती तो आप स्विच कर पाते। तो वो प्रक्रिया फिर यहां भी होनी चाहिए कि मान लो आपका एक पद पर सिलेक्शन हुआ, आपके पास योग्यता नहीं थी, तो ईएसबी मान ले कि ज्वाइन किया नहीं किया, ईएसबी को इससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जब आपकी दूसरे पद में वेटिंग क्लियर होगी तो मेरे हिसाब से आपको वहां पर कॉल आना चाहिए। ठीक, फिर बाकी जो होता है, ईएसबी ने तो ऐसे ही लिखा था कि आपने गलत क्वालिफिकेशन भरी और आपका उस पद पर सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको कोई दूसरा पद नहीं मिलेगा, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। ये चीज नोटिफिकेशन में लिखी है दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से वेटिंग यदि आपकी आ रही है तो फिर वो क्लियर होने के चांस रहते हैं, और वो चीज गलत भी नहीं है, क्योंकि मान लो आपका सिलेक्शन होता तब भी आपकी वेटिंग क्लियर होनी थी, और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो भी वेटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि किसी विद्यार्थी के मान लो सिर्फ वेटिंग उसका मेरिट में नाम ही नहीं है, तो उसकी भी वेटिंग क्लियर होनी है। तो इसको ऐसा कंसीडर किया जाए कि आपका मेरिट में नाम ही नहीं है। लेकिन एक चीज रहती है उसमें कि आपने एक ऐसी पोस्ट ले ली जो दूसरा व्यक्ति ले सकता था, जो इसकी उम्मीदवारी रखता था, जो इसकी योग्यता रखता था, तो वहां पर दंड स्वरूप ऐसा कुछ ना हो। बाकी फिर ईएसबी के ऊपर है
मैंने आपको जो मैं आपसे चर्चा कर सकता था मैंने आपसे चर्चा करी। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक की भी बुक लेकर आए। तो साइंस टेक की दोस्तों यूनिट 7 मैंने कंप्लीट कराई, आप ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेक करिए। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू रखिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट ही हम कराएंगे, सारी सीरीज हमने कंप्लीट कराई, आपको कभी बीच में नहीं छोड़ा। तो अभी भी प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी कि सारी चीजें कवर कराई जाए। सर एक क्वेश्चन और है, अगर आप और वीडियो बनाओ तो क्या एमपी में आस रहता है एक बार ज्वाइन करने के बाद 1 या 2 साल तक रिजाइन नहीं कर सकते बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आप रिजाइन दे सकते हैं किसी भी पद के लिए। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो 1-2 साल तक आपको रिजाइन देने नहीं मिलेगा। आपका कहीं और बढ़िया जगह सिलेक्शन होता है तो एमपी गवर्नमेंट में आप रिजाइन देकर दूसरी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर स्टार्ट वेटिंग, कम से कम 10 पोस्ट में क्लियर हो सकती है क्या? मैंने वेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया विस्तार से। फिर नेक्स्ट 13% कब तक आएगा? माननीय हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ना सिर्फ ग्रुप 4 का बल्कि सभी एग्जाम्स का फिर एक साथ आएगा। थैंक यू सो मच सर जी, शानदार सेशन। दोस्तों मैंने नई सीरीज चालू की है यूनिट 9 की, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा प्यार विद्यार्थियों की साइड से, बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है। सर जो संविदा वाली पोस्ट थी जिसमें एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं था नोटिफिकेशन में, नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगी थी, इसलिए मैंने अप्लाई की थी। क्या मुझे संविदा में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? मैंने संविदा में काम नहीं किया है कभी। अब यहां पर 2 चीजें होती हैं, विद्यार्थी अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूं एक चीज। पहले आपको वीडियो विस्तार से देखना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना, बहुत सारे डाउट आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। अब 2 चीजें होती हैं, एक होता है संविदा का पद, कि जो पद निकाला गया है वो संविदा वाला पद है, परमानेंट पद नहीं है। ठीक, एक होता है संविदा का पद, एक होता है परमानेंट पद। ठीक है, इसको परमानेंट पद बोल सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेन काम सही से नहीं कर रहा है तो हम साइड में लिख देते हैं दूसरी ओर, परेशान बस नहीं होना आपको। एक होता है संविदा वाला पद, दूसरा होता है जनरल पोस्ट या सामान्य पद आप इसको बोलते हैं, जो परमानेंट होता है। तो यहां पर जो परमानेंट पद है और जो संविदा वाला पद है, इस संविदा वाले पद के लिए संविदा में आपके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कुछ पद ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें होता क्या है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के 100 पद निकाले गए, उसमें 80 पद होंगे ओपन प्रकृति के, मतलब जिसमें हर कैटेगरी के उम्मीदवार अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं सिर्फ आपको एक गणना के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। मान लो 20 पद उन्होंने कर दिए, यहां पर वे ही अभ्यर्थी भर पाएंगे जो संबंधित विभाग में संविदा के रूप में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपने कमेंट किया है, आप मुझे कंफर्म करें कि आप संविदा के पद पर सिलेक्ट हुए हैं कि ऐसे सामान्य पद पर सिलेक्ट हुए हैं जो संविदा वर्ग पर कार्य कर रहे अभ्यर्थी के लिए रिजर्व था। तो यदि आपका पद ऐसा था, आप ऐसे पद पर सिलेक्ट हुए जिसमें यह कहा गया था कि आपको संविदा के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए 5 साल का, तो फिर आपके लिए उसमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और यदि आपको संविदा वाला पद प्राप्त हुआ है, कि कुछ पद ऐसे आए थे ग्रुप 4 के एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में आते हैं जो संविदा बेस्ड होते हैं, परमानेंट नहीं होते, तो यदि आपको संविदा वाला पद मिला है तो वहां पर फिर आप कैसे संविदा के रूप में 5 वर्ष का अनुभव लोगे? अभी तो आपको उस पद पर ज्वाइनिंग लेनी है, फिर जब उस पद पे आप काम कर लोगे और भविष्य में कभी पोस्ट निकलेंगी तो आपको फिर वो वाले रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा जो संविदा कर्मियों के लिए होता है। तो संविदा के ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो संविदा पद पर नियुक्ति होती है तो वहां कोई अनुभव नहीं चाहिए, और एक सामान्य पद जो संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित होता है वहां तो दोस्तों अनुभव चाहिए है। अब आप समझ लें आपने किस प्रकार के पद के लिए फॉर्म भरा है और किस प्रकार के पद की जानकारी के लिए आपने मुझे कमेंट किया है। ठीक, अब चर्चा करते हैं आपके अगले कमेंट की। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। ठीक है, फिर AG3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना, मैंने इसकी चर्चा कर ली है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद यूनिट 7 करा दीजिए। यूनिट 7 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए दोस्तों, है ना। EWS फीमेल लेखपाल 43 वेटिंग है सर, क्लियर हो सकती है क्या? इसका तो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेटिंग हमेशा की तुलना में बहुत ज्यादा क्लियर होनी है इस बार। इस बात आपको ध्यान रखना, कितनी क्लियर होगी तो कोई श्योरिटी से नहीं बता सकता।
सर वेटिंग की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वेटिंग की इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली स्पष्ट रूप से कोई नहीं दे सकता, बस इतना अनुमान है, और अनुमान नहीं, वो तो बिल्कुल 100% है कि वेटिंग इस बार हर बार की तुलना में ज़्यादा क्लियर होनी है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए आगे के लिए कि अब क्या करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसी की चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। आपको आपके विभाग के द्वारा, आपके विभाग की वेबसाइट पर भी मिलेगा और आपको फ़ोन भी आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कब कराना है, उस समय के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। सर 2800 ग्रेड पे स्टेनो पर, स्टेनो का तो 2800 ग्रेड पे है ना, पर ग्रुप 4 में तो 3600 कहाँ है? इन्होंने कहा है कि भाई स्टेनो का 2800 ग्रेड पे होता है, 3600 ग्रेड पे कहाँ से आ गया बीच में? दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारी अलग अलग पोस्टें निकलती है। 2400 ग्रेड पे भी स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है, 1900 500 पे भी होती है, मतलब 1900 ग्रेड पेपर भी होती है, 2800 पे सामान्य रूप से होती है, लेकिन 3600 ग्रेड पेपर कई बार पर्सनल असिस्टेंट जिसे हम पीए कहते हैं उसके रूप में पोस्टें निकाल दी जाती हैं। तो आपको अचंभित नहीं होना है, हो सकता है कुछ पोस्टें 3600 ग्रेड पे की भी रही हो। फिर नगर पालिका निगम डिपार्टमेंट कैसा है, थोड़ी जानकारी दें। तो डिपार्टमेंट सारे अच्छे होते हैं, सिलेक्शन के बाद हम सोचते हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, वो डिपार्टमेंट कैसा है। सबसे पहले प्राथमिकता होती है हमारी कि हमारे पास जॉब लग जाए, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इच्छा क्या होती है कि खाना मिल जाना चाहिए। जब खाना नियमित मिल जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो बाद की बात होती है। लेकिन जिसके पास खाना ही नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? खाना मिल जाए, किसी भी प्रकार से आहार की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अब क्या उसमें चुनाव के विकल्प हैं। तो फिलहाल आपका जिस पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है वो पोस्ट, सारे डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट में बढ़िया काम करने का मौका मिलता है। बस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है वो किस हिसाब से चीज़ों के लिए ले रहा है। जैसे एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा है, तो कोई विद्यार्थी कह सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कह सकता है गिलास आधा खाली है। तो ये परसेप्शन की बात होती है। सारे विभाग बढ़िया होते हैं, जहां भी आपको पोस्टिंग मिलती है आपको पूरे मन से वहां पर काम करना होता है, सारी चीजें आपके अनुरूप चलती हैं फिर, ठीक। और नगर पालिका निगम डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपके लिए, आपका यदि उस पद पर सिलेक्शन हुआ है। फिर मुझे भी यही विभाग मिला है 2800 ग्रेड पेपर, तो मुझे भी टेलीग्राम में आप अपना पोस्ट कोड लिखकर मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, तो फिर हम लोग आपस में बात करने का प्रयास कर सकते हैं। सर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है? तो मैंने आपको बताई चीजें, आपको जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर फिर से धन्यवाद कहा गया है मेरी सीरीज के लिए, तो बस इसी प्रकार से आपको सपोर्ट बनाए रखना है। बरकत सिंह जी, ये विद्यार्थी हमारे लगातार कमेंट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मनोबल इनसे मिलता है। कप्तान मौर्य जी हैं और पूजा सेन जी हैं, कुछ विद्यार्थी लगातार प्रश्नों के जवाब देते हैं तो उनके नाम दिमाग में आ जाते हैं। और सर मेरा ग्रुप 4 में 16 की फर्स्ट शिफ्ट में एससी कैटेगरी से था सर मेरे प्रोपोर्शनल मार्क्स 70 थे, फिर नॉर्मलाइजेशन में 65 हो गए, 5 मार्क्स कम हो गए। पर इसी शिफ्ट में बाकी स्टूडेंट किसी के 3, किसी के 6 मार्क्स कम हुए। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो रहे हैं तो सबके सेम मार्क्स कम होने चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। नंबर के आधार पर रेशियो निकाला जाता है। जैसे मेरा भी जो एग्जाम था उसमें मेरे जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं वो 88.29 है, उन्होंने उनको घटाकर 86 कर दिया। तो वो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम, और फिर बीच में जो रेशियो रहता है वहाँ फ्लक्चुएशन उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रहता है विद्यार्थियों की। यदि किसी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया तो ये माना जाता है कि इसने तैयारी बढ़िया करी है, किसी भी कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म करता। मान लो बहुत डिफिकल्ट भी पेपर आ जाता तो 2-3 क्वेश्चन का हेर फेर हो सकता था, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विद्यार्थी जब बढ़िया तैयारी करता है तो बढ़िया तैयारी जिसकी होती है उसके लिए नुकसान होता है हमेशा आसान शिफ्ट में। मान लो किसी की मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, 100 क्वेश्चन आने थे, अब वो कठिन क्वेश्चन भी कर लेता, आसान क्वेश्चन भी कर लेता, लेकिन किस्मत से उसका एग्जाम आसान शिफ्ट में आ गया। क्वेश्चन तो वो दोनों में अच्छे से पूरे कंप्लीट करके आता, अब उसका एग्जाम आसान शिफ्ट में आ गया तो उसको कंसिडर किया जाएगा इस प्रकार से कि इसका पेपर तो आसान था, जबकि वो डिफिकल्ट शिफ्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, तो फिर उसका वहां पर नुकसान हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना है। थैंक यू, मेरा डाउट क्लियर हो गया है। एमपी गवर्नमेंट ही लूंगी अब, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन भी करनी है। आपने बोला भोपाल में काम कम, मैंने ऐसा नहीं कहा काम कम है, वो आपके व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति की बहुत ज्यादा काम करने की हैबिट है तो वो तो कहीं भी चला जाएगा, उसको लगेगा कि यार हाँ यार बहुत कम काम है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल काम करना नहीं चाहता मान लीजिए,
जैसे आपने कहा आप काम करना चाहते हैं, आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं, तो आप तो बहुत मेहनती हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कम काम ज़्यादा काम व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, कैसी धारणा उसकी है। मेहनती व्यक्ति के लिए तो हर जगह काम कम ही लगता है, जैसा कि मुझे आपके कमेंट से लग रहा है। आपको तो हर जगह काम कम लगना है, आपको सबसे ज़्यादा काम वाले डिपार्टमेंट में भी भेजेंगे तो भी आप वहाँ पर आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। सारा खेल परसेप्शन का है, ठीक है। फिर एक अगला कमेंट है, ये एमपीजी की सीरीज के लिए आया है। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। तो बस ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे, आप अपना समर्थन बनाएं। फिर क्या है सर, थैंक यू, आपने मेरे क्वेश्चन पर वीडियो बनाया, इसके लिए थैंक यू। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बस जुड़े रहें। सर पोस्ट कोड 104 के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते दोस्तों। आपके लिए क्वालिफिकेशन तो लिखनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं फिर इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं कैसे हर बार क्वालिफिकेशन को चेक करूंगा। मैं प्रयास कर लूंगा आगे कि एक डिवाइस में मैं क्वालिफिकेशन को भी ओपन कर लूंगा, लेकिन फिर ऐसे एक जैसे कमेंट सारे के सारे आए तो मैं बार बार स्विच करके एक साथ सारे रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज सिंगल कमेंट में आप क्वालिफिकेशन ही लिखने कमेंट में तो ज़्यादा बेटर होगा, और ज्यों की त्यों लिखना है, एवं लिखा है कि या लिखा है, क्योंकि दोस्तों शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है क्वालिफिकेशन में। आप एग्जैक्ट एज इट इज बिल्कुल ज्यों का त्यों छाप दें, फिर हम उसकी चर्चा कमेंट सेक्शन में कर लेंगे अगली वीडियो में। सर एक बात बताएं, परीक्षा अवधि के बाद 3 इंक्रीमेंट, परिवीक्षा अवधि के बाद 3 इंक्रीमेंट एक साथ लगेंगे या सिर्फ एक ही लगेगा? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पहले सिलेक्ट हुए थे, जब 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि हुआ करती थी, उस समय भी दोस्तों इंक्रीमेंट उन 2 वर्षों में नहीं लगते थे, लेकिन तीसरे वर्ष उनको एक साथ इंक्रीमेंट दे दिए जाते थे। तो ऐसा यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि एक साथ आपके 3 इंक्रीमेंट चौथे साल लग जाने चाहिए। बधाई हो जैन साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात तो ये भी है, जिसकी किसी पोस्ट पर मेरिट लगी है और वो अलग अलग पोस्ट कोड पर वेटिंग में आ रहा है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे तो दूसरी पोस्ट कोड से उसकी वेटिंग हटेगी ना। तो यदि कहीं और ज्वाइन कर लेता है तो वेटिंग हटने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड का इंतजार किया जाता है दोस्तों, तो उस टाइम पीरियड के बाद वेटिंग बिल्कुल हटेगी, है ना। सर स्टेनो में 48 वेटिंग क्लियर हो सकती है, वेटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। वेटिंग बहुत ज्यादा क्लियर होनी है, अब कहां तक क्लियर होती है ये तो फिर समय ही बता सकता है, बाकी चांस पूरे हैं, आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। लेकिन AG3 की वेटिंग ज्यादा क्लियर होनी है दोस्तों, क्योंकि पोस्टें भी ज्यादा थी, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। वेटिंग यदि क्लियर होगी तो पता कैसे चलेगा, इसकी जानकारी आपको विभाग के द्वारा दे दी जाएगी। सर वीडियो क्लियर नहीं चलती है, तो वीडियो तो मैं क्लियर 1080 पिक्सल पर बनाता हूँ, कई बार PDF का इशू होता है तो मैं वीडियो में ही बोल देता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, आपको YouTube सेक्शन में 3 डॉट पर क्लिक करके एडवांस सेक्शन में जाके पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेनी है, तो आपकी वीडियो बढ़िया चल जाएगी। फिर सर परिवहन आयुक्त कैसी पोस्ट है, सैटरडे संडे को ऑफ होता है क्या? दोस्तों लगभग सभी विभागों में मध्य प्रदेश में, न्याय विभाग को छोड़कर सैटरडे संडे ऑफ होता है, और कुछ और विभाग जैसे, जिसकी सबकी जानकारी तो मैं आपको एक साथ तुरंत नहीं दे सकता बिना रिसर्च किए, लगभग मोस्टली विभागों में सैटरडे संडे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में तो ऑफ होता ही है, ठीक। फिर बात करते हैं जय हिंद सर, तो जय हिंद आपके लिए भी। सर मुझे मेरिट वाली पोस्ट नहीं चाहिए, वेटिंग एक है, पर हाँ वो वाली पोस्ट चाहिए है, तो मुझे कौन सी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए? जब वेटिंग आपकी फर्स्ट है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक वेटिंग क्लियर नहीं होती। तो वेटिंग क्लियर होगी तब आप DV करा सकते हैं, बाकी जिसमें आपकी मेरिट है वहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए। वो तो होना ही था, आपका भी सिलेक्शन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये हमारे DK भाई है और ये कृषि विकास विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं, इनसे ही मैंने आपके लिए DV वाली जानकारी मांगी थी। ये इनको कैसे प्राप्त हुई थी? तो इनको प्राप्त हुई थी वेबसाइट के माध्यम से, कृषि विभाग की वेबसाइट पर, और इनको कॉल भी आया था, तो वही जानकारी मैंने आप तक साझा कर दी थी। फिर संविदा पर मेरिट मिली है तो ज्वाइनिंग लेने के बाद परमानेंट वाली पोस्ट पर वेटिंग खत्म हो जाएगी क्या? इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, इसको भी मैंने आपको बता दिया। सर 1900 ग्रेड पेपर कितनी सैलरी होती है? 1900 ग्रेड पेपर दोस्तों बेसिक पे होता है 19,500, वर्तमान में DA है 42%, तो 42% और जोड़ दें, मतलब 19,500 में आप 1.42 का गुणा कर दें। साथ ही साथ थोड़ा बहुत HR है जो मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती, और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी और स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो इतना आपका बेसिक पे बनना है, एक बार अलग से वीडियो बना देंगे, आपने डिमांड की तो, लेकिन डिमांड ज्यादा चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर परीक्षा धाम, ओके मोस्ट वेलकम। फिर सर मेरा संचालनालय आयुष विभाग में सिलेक्शन हुआ है, इसमें प्रमोशन कैसे होता है?
प्रमोशन दोस्तों यदि आप क्लरिकल पद पर हुआ है तो जैसे न्यायालय में क्या होता है, आपकी लाइन भी चेंज होती है। आप अकाउंट सेक्शन वाले सेगमेंट में भी जा सकते हैं, फिर वहां से आप अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं, फिर अकाउंटेंट बनते हैं, फिर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं। एक लाइन वो चलती है और दूसरी लाइन चलती है, आप सहायक ग्रेड 3 हैं, फिर आप सहायक ग्रेड 2 रहेंगे, फिर रीडर ग्रेड 2 बनेंगे, फिर रीडर ग्रेड 1 बनेंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है हर विभाग में प्रमोशन का स्कोप रहता होगा। ठीक, लाइन चेंज करने का ऑप्शन रहता होगा अकाउंटेंट की ट्रेनिंग करने के बाद। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन क्लरिकल पद पर ही हुआ होगा। सर न्यू बुक खरीदना चाहिए परीक्षा दाम की? हाँ, मेरे हिसाब से यदि आप तैयारी कर रहे हैं और जो किसी एग्जाम का मेन पोर्शन है उसमें आप कोताही नहीं बरत सकते, आपको लगता है और आप सक्षम है तो आपको न्यू पुस्तक खरीद लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने चर्चा कर ली अब तक आए हुए कमेंट की, और बाकी इसके